बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स को हेलो एंड नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स के रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, श्वास लेने से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या होती है, श्वसन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो ये जो श्वसन है ये सभी जीवों में पाया जाता है और इनका एक ये विशेष गुण होता है, इनका एक आधारित गुण होता है जिसमें शरीर में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज़ के लिए जो ऊर्जा प्राप्त करने का काम है वो श्वसन के द्वारा किया जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ऊर्जा तो हम जो खाना खाते हैं, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो खाना खाते हैं वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। ये आप सही सोच रहे हैं कि खाना खाने से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। अल्टीमेट डाइजेस्टिव जो प्रोडक्ट हमने पढ़ा था ग्लूकोज उससे मिलता है, लेकिन ग्लूकोज बनने के बाद का जो काम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ग्लूकोज बन गया है, अब उससे ऊर्जा देने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इस उपापचयी क्रियाओं के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमें ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 इसका फेमस फार्मूला है, आपको याद भी होगा। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये हम सांस के साथ इसको बाहर निकाल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सांस लेने के दौरान हम वातावरण में जो एयर है उसे हम अंदर लेते हैं और जो रेस्पिरेशन होने के बाद सांस में हम उसको एयर को बाहर निकालते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो एयर हमारे बॉडी के अंदर जा रही है उसका कंपोजिशन, उसका संगठन, और जो एयर हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं इन दोनों का कंपोजिशन अलग अलग होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि हम सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या केवल हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। एयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है और वो सारा एज इट इज़ उसी प्रोपोर्शन में हमारे फेफड़ों में जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसका परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाता है, उसका परसेंटेज चेंज होके बाहर निकलता है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन हमने ग्रहण कर ली है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमने उसमें ऐड कर दी है। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बाहर निकालते समय उसका प्रोपोर्शन परसेंटेज उसका ज़्यादा हो जाता है। तो हम सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल को हम एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको अपशिष्ट पदार्थ की तरह हम उसको बाहर निकालते हैं और हमारी ये जो प्रक्रिया है सांस लेने की, श्वसन की, वो निरंतर चलती रहती है। जैसा हमने सुना भी है कि हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन हम सांस लिए बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। जो सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया है उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं और सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सपिरेशन कहते हैं। और जैसा कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था, हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है और हम सांस 1 मिनट में हम लगभग 15 to 17 टाइम्स हम सांस लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है।
अब हम देखते हैं दो आपको सिमिलर सी टर्म आपको दिखाई दे रही हैं, श्वासन और श्वसन, दैट इज़ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों लगभग हमको सेम दिखाई देते हैं कि हाँ, हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है। जो श्वासन है दैट इज़ ब्रीदिंग, वो एक फिज़िकल एक्टिविटी होती है, वो एक भौतिक क्रिया होती है कि हम सांस को अंदर ले रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो श्वसन है, जो रेस्पिरेशन है, वो एक केमिकल एक्टिविटी है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया ये होती है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जबकि श्वासन में कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, यह एक भौतिक क्रिया होती है। दूसरा जो डिफरेंस हम देखें कि जो ब्रीदिंग है, श्वासन है, वो श्वसन मार्ग से के द्वारा होती है, और इसके जो मुख्य अंग होते हैं ब्रीदिंग के, वो फेफड़े होते हैं। लेकिन जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वो प्रत्येक कोशिका के अंदर होता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा रेस्पिरेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हम देखें तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में वायु का अंतःश्वासन होता है और बाह्य श्वासन होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया, हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, जबकि जो रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से ऊर्जा रिलीज़ होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होने से, एरोबिक ऑक्सीडेशन होने से कितने एटीपी रिलीज़ होते हैं? सबको याद होगा, 38 एटीपी रिलीज़ होते हैं। हम 38 एटीपी ही मानते हैं, 36 भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा डीप स्टडी करते हैं हम, तब हमें पता चलता है कि इस कंडीशन में 36 होते हैं, लेकिन हम नियर अबाउट जो आंसर है, हम 38 एटीपीज़ ही रिलीज़ होते हैं एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। तो इस तरह से हमें समझ आया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों हमें सुपरफिशियली लगभग सेम हमें दिखाई देती हैं कि हाँ, दोनों सेम होते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बट हमने डिटेल से जाना है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम कहते हैं वायवीय श्वसन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय श्वसन है, उसमें वायु का उपयोग, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, वायवीय श्वसन, वायु का उपयोग। अब वायु इसमें कौन सी है? ऑक्सीजन का यूज़, दैट इज़ यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। अब पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, वायवीय श्वसन में क्या क्या विशेषताएं इसकी होती हैं। तो फर्स्ट जो फीचर है वो तो हमने देखा ही है कि वो इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम इसका फीचर देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम एरोब्स कहते हैं। फिर थर्ड इसका फीचर है कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। जैसा कि हमने अभी बात की, जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रत्येक कोशिका के अंदर होता है। अभी प्रीवियस जो डिफरेंस हमने देखा था, तो कोशिकाओं में हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिल होता है। ऑर्गेनिल कोशिकांग, कोशिका का अंग माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये
रेस्पिरेशन के द्वारा ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, एटीपीज़ का उत्पादन करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब इस ग्लूकोज से ऊर्जा का उत्पादन करवाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होने के पश्चात ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है उससे पायरुविक एसिड बनता है, और ये कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इसकी डिटेल से स्टडी हमने बीएससी पार्ट 1 में कर ली थी। ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स चक्र है, इनसे कैसे ऊर्जा का उत्पादन होता है ये सारा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिससे एटीपीज रिलीज होते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस से बना है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड है वो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ये परिवर्तित होता है जिससे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, और ये चक्र हमने पहले स्टडी कर लिया है। तो इस चक्र के द्वारा एनर्जी रिलीज़ की जाती है। इसकी शॉर्ट सी ये रिएक्शन भी यहाँ पर लिखी हुई है, C6H12O6 दैट इज़ ये है ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्लस ये ऑक्सीजन, और इन ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिलकर के ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। और इस एनर्जी में 38 एटीपीज रिलीज़ होते हैं जैसा कि हमने अभी पहले भी बात की है। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सभी उच्च जंतुओं में ये पाया जाता है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये हमने पढ़े हैं। अब हम देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। तो जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें नाम से ही हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इसमें वायु का उपयोग नहीं होता। वायु कौन सी है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, तो हमें लिखना ऐसे ही है कि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता, ना कि हमें वायु लिखना है। हमें लिखना है इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि हम श्वसन में ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन को मेंशन करना अनिवार्य है। फिर दूसरा है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसे हम एनएरोबियोसिस कहते हैं, और इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो पायरुवेट में यहाँ पर कन्वर्ट होता है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम रिलीज होती है इसमें, और बजाय कि वायवीय श्वसन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कंपैरिजन में जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें एनर्जी की मात्रा कम होती है। फिर ये जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना है ये डिफरेंट पाथवेज के थ्रू ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि जो फर्मेंटेशन होता है वो भी एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही प्रकार होता है। तो इसमें जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, उसमें एसिड भी बन सकता है और अल्कोहल भी इसमें बन सकता है, और इसमें एनर्जी की मात्रा होती है वो कम रिलीज़ होती है। तो ये कहाँ होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये मनुष्य में भी पाया जाता है, ये मसल सेल्स में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें मसल में पेन होने लगता है। ये हमारी मसल्स में जो पेन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही होता है, क्योंकि बॉडी को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट
डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और अगेन हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में डिपॉजिट होकर के पेन ये कॉज करता है। तो इसी वजह से हमें मसल्स में पेन फील होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल हम देखें तो यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे यीस्ट है और पैरासिटिक वर्म्स हैं जो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हमने डियर स्टूडेंट्स आज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एक जनरल हमने आउटलाइन पढ़ा है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।